हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना मिशन गेट एंड ईएससी 2021 एंड 22। ओके फ्रेंड्स, तो माई सेल्फ सर्वेश श्रीवास्तव वेलकम्स यू ऑल फॉर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार हमारा इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से हमारा चैनल अनअकैडमी गेट मैकेनिकल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर हम लोग 8-9 लोगों की टीम, एक बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही धुरंधरों से भरी हुई टीम आपको गाइड करने के लिए एवरीडे आती है और आती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग बेसिकली गेट ईएससी पर तो सबसे मेन फोकस हमारा रहेगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ एसएससी एग्जाम, आई और क्या कहते हैं इसरो एग्जाम, और भी सपोर्टिंग जो भी अलग से एग्जाम अलग से हो रहे होते हैं, एनएलसी का हो गया, या फिर अभी आपका कोई यूपीपीएससी का एग्जाम आ गया, या किसी स्टेट गवर्नमेंट में कोई कहीं कहीं कोई एईजेई की वैकेंसी आ गई, इन सारी चीजों पे भी हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट लेजेंडरी फैकल्टी देवेंद्र सिंह नेगी सर हमारे साथ में हैं, और ये हम लोगों को गाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से हम सभी लोग आपके लिए एक से एक बेस्ट मटेरियल बना करके ले आते हैं। देवेंद्र सिंह नेगी सर उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने इंडिया में गेट एग्जाम में 2 बार, फ्रेंड्स एक बार नहीं, एक बार तो कई लोगों की आती है, हर साल किसी न किसी की तो आती ही है, 2 बार इन्होंने गेट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आए हैं। ओके फ्रेंड्स, गेट एग्जाम के गेट के एक्सी एग्जाम में, एक्सी वाले एग्जाम गेट एग्जाम में, इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच के गेट एग्जाम में इन्होंने 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आए हैं, और वहां पर इन्होंने थर्मल और एफएम से शायद कहते हैं इन्होंने अपना पेपर दिया था। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से पल्लव सर, आलोक सर, ये शर्मा सर, वीरेश सर, अप्रूव सर बहुत ही शानदार फैकल्टी हैं। 100 आपको पढ़ना हो तो इनसे अच्छा शानदार और कोई पढ़ा ही नहीं सकता है आपको। अमित दीक्षित सर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बहुत ही शानदार फैकल्टी हैं। विशाल शर्मा सर भी थर्मल सेक्शन में काफी कुछ डील करते हैं। ये हमारे देवेंद्र सिंह नेगी सर भी थर्मल सेक्शन अच्छा खासा डील करते हैं। पल्लव गौड़ सर मैथमेटिक्स, और भी बाकी लोग ये डिजाइन सेक्शन के लिए आलोक झा सर और कहते हैं अप्रूव राव सर हैं। तो एक पूरी पूरी टीम है। मैं प्रोडक्शन सेक्शन के लिए, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल इन चीजों के लिए मैं भी हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हर एक सब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हो कि मल्टीपल टीचर्स इस चैनल पर अवेलेबल हैं, और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं बचने वाला है जो कि आपको यहाँ पर कवर ना होने पाए। ओके, जैसे कि मैं ही आपको क्या नाम है यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और भी कुछ जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो इसमें प्रीलिम्स में आते हैं, जीएस के पार्ट है, नॉन टेक्निकल के पार्ट हैं, उसमें से 2-3 टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, 2-3 टॉपिक कोई और टीचर, 2-3 टॉपिक कोई और टीचर। तो फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए। आपको हर एक मटेरियल इस चैनल पे, हर एक सब्जेक्ट का मटेरियल अवेलेबल कराने के लिए हमारी पूरी की पूरी पहले से ऑलरेडी एक्सपीरियंस टीम है, जो कि आपको यहाँ पर और भी इनके साथ हम लोग साथ जुड़ के आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग होती जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स ये है मेरा ब्रीफ प्रोफाइल, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे अनअकैडमी का ये वीडियो देखने के बाद, या फिर अनअकैडमी की हमारे जो एक और दूसरा प्लेटफॉर्म है, प्लस प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं, अगर वहां से आप लोग कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, और मेरा कोड आप लोग यूज कर सकते हैं, सर्वेश10। जी हाँ दोस्तों, मेरा कोड है सर्वेश10 या सर्वेश11, इन दोनों में से कोई भी कोड यूज करें आपको तो 10% डिस्काउंट आपको मिलता है। तो ये आप यूज कर सकते हैं अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे कोई कोर्स खरीदना है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे आते हैं कि ये कोई भी चीज अगर हम लोग पढ़ रहे होते हैं, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे होते हैं, तो उसके बारे में ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है कि वो टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पर इसका इस्तेमाल हो सकता है, किस जगह पर इसका यूज हो सकता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज को अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उनका जो पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर मेंस का एग्जाम देना होगा, वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू में पहुंचना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर एक स्टेज की प्रिपरेशन करनी होगी। तो प्रीलिम्स वाला जो स्टेज है, उसमें जो सबसे पहला पेपर होता है नॉन टेक्निकल पेपर। नॉन टेक्निकल पेपर में 10 टॉपिक है, और 10 टॉपिक में से एक टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि हर ब्रांच को पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, इसी साल एवरी ईयर लगभग 10 क्वेश्चन, 10 से 11-12 क्वेश्चन हर साल आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन के बीच में हर साल आते हैं। इस साल भी 11 क्वेश्चन आए थे इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर आप देखें तो निटी मुंबई में अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं कि आने वाले सालों में
आपको निटी मुंबई में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या फिर निकमैर पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च पुणे में अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये इन दोनों कोर्सेज में से, इन दोनों इंस्टीट्यूट के इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि हर ब्रांच के लिए ओपन है, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे केमिकल हो, हर ब्रांच के लिए ओपन है, तो वो भी इस वीडियो लेक्चर सीरीज से उसे भी काफी बेनिफिट होगा। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी साल एक आईपेट नाम से एक एग्जाम स्टार्ट करने वाली है, तो अगर आप लोग आईपेट एग्जाम का फॉर्म भरा है, किसी ने भी आईपेट का फॉर्म भरा है, तो उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो लेक्चर सीरीज को देख करके, क्योंकि ये आईपेट एग्जाम में भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉन टेक्निकल सेक्शन में है। हर ब्रांच के लिए जितने भी सेक्शन, जितनी भी स्ट्रीम्स हैं इंजीनियरिंग की, हर ब्रांच के बच्चे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना है, तो यहाँ पर CII आईपेट वाले बच्चों के लिए भी ये यूजफुल हो जाता है। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आप निटी मुंबई की तो बात हो गई, अगर आप निटी मुंबई के बाद इंडिया के जो कुछ बहुत ही बड़े बड़े जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप वहां से एमटेक करना चाहते हो, वहां से आप एमटेक करना चाहते हो, तो वहां से जो आप एमटेक करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आईआईटी बॉम्बे में, आप आईआईटी बॉम्बे में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च में अगर आप एमटेक करना चाहते हैं, या फिर आप आईआईटी कानपुर में IME में एमटेक करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचाएगी। और जनरली ये जो ब्रांचेस हैं, ये 10-10, 12-12 लाख तक का एवरेज पैकेज आपको दिलवाती हैं, और यहाँ से क्या नाम है, ये हर ब्रांच के लिए ये जो स्पेशलाइजेशन की फील्ड है, आईआईटी बॉम्बे का IUR या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैक्सिमम जगहों पर ओपन टू ऑल इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच होती है, हर ब्रांच के लिए ओपन रहती है। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही यूजफुल सीरीज है हर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैं आपके लिए आज कौन सा टॉपिक लेकर के आया हूं। आज जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या होता है ये ब्रेक इवन एनालिसिस? आप लोगों ने फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से, आई होप आप लोगों ने मेरे ख्याल से शायद कभी ये टर्मिनोलॉजी सुनी हो, कुछ लोगों ने शायद सुनी हो और कुछ लोगों ने शायद ना भी सुनी हो। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए होता क्या है, व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस? ब्रेक इवन एनालिसिस refers to a system that determines a level of operations where the owner of a business neither occurs profit nor suffers from loss. Okay friends, ये आपको क्या बताता है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या बताता है? ब्रेक इवन एनालिसिस किसी भी सिस्टम में, किसी भी बिजनेस में उस लेवल ऑफ ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करता है जिस पर जो ओनर ऑफ बिजनेस है, ओनर ऑफ बिजनेस को नाइदर अकर्स प्रॉफिट nor suffers from loss. ओके, नॉर सफर्स फ्रॉम लॉस। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक तरीके से क्या होता है, ये ब्रेक इवन एनालिसिस से हमें मिलता क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस से हमें मिलता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन एनालिसिस से हमें क्या मिलता है, इस एनालिसिस से हमें मिलता है ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि एक ऐसा लेवल ऑफ ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है जिस पे हमें क्या मतलब, जो बिजनेस ओनर है जिसने पैसा लगाया है वो ना ही प्रॉफिट की कंडीशन में हो ना ही लॉस की कंडीशन में हो। नो प्रॉफिट
नो लॉस। ओके, मतलब उस पॉइंट तक उसने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पॉइंट तक, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो चुका हो और कोई एक्स्ट्रा नया प्रॉफिट, कोई नई अर्निंग अभी एक्स्ट्रा में ना हुई हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट का बहुत सारे इसके फायदे भी हैं। ब्रेक इवन पॉइंट अगर पता चल जाता है ऑर्गेनाइजेशंस को, जनरली कंपनियां जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करती हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करती हैं, तो जो बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसीज हैं, वो जनरली इस ब्रेक इवन एनालिसिस की एक्सरसाइज को वो लोग कैरी आउट करते हैं। ओके, इससे फायदा क्या होता है, इस एनालिसिस में वो कंपनियां क्या स्टडी क्या करती हैं, वो लोग ये स्टडी करती हैं, कंपनियां ये स्टडी करती हैं कि ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, या ये जो नया प्लांट लगा रहे हैं, या जो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये बिजनेस या ये नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या ये नया प्रोजेक्ट जो है, ये किस टाइम, वो कौन सा टाइम होगा, कितने टाइम बाद ये नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपने पहले दिन, जिस दिन आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होता है, उस दिन तो आप लॉस में रहते हो। ओके, क्योंकि आपने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पहले से ही फिक्स्ड कॉस्ट में कर दिया होता है। आपने अपनी बिल्डिंग जो खरीदी या बिल्डिंग जो रेंट पे ली है, फर्नीचर आप जो यूज कर रहे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सामान है काफी सारा, एडवर्टीजमेंट आपने काफी कुछ किया होता है, तो अच्छा खासा खर्चा आपने पहले ही कर दिया होता है, जब तक आपका एक भी पीस बिका नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें हमें, स्टार्टिंग में तो हम लॉस में रहते हैं, धीरे धीरे ये लॉस जो होता है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, वैसे वैसे थोड़ी कुछ अर्निंग हमारी हो रही होती है, हमारे जेब में कुछ पैसा आ रहा होता है, लेकिन पर मंथ या पर टाइम पीरियड हमारा कुछ पैसा लग भी रहा होता है। अब उस तरीके से धीरे धीरे ये सिस्टम हमारा आगे बढ़ता है, और कुछ टाइम के बाद फिर हम लोग एक ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन होती है। तो ये इस कंडीशन पे आने के बाद अब जब आगे बढ़ेंगे, जब ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए और अब जब इसके आगे जब निकलेंगे, तो केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और यही चीज एनालाइज करने के लिए कंपनियां परेशान रहती हैं कि भाई कितने टाइम के बाद ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो अगर कोई बताए सर 1 साल में आ जाएगा, वहीं कोई दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें 3 साल में ब्रेक इवन पॉइंट आता है, एक तीसरा प्रोजेक्ट है जिसमें 5 साल में ब्रेक इवन पॉइंट आता है। तो अगर इन तीनों प्रोजेक्टों में अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें 1 साल का ब्रेक इवन पॉइंट हो, किसी में दूसरे में 3 साल का हो और तीसरे में 5 साल का हो, तो कंपनी किस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगी? ऑब्वियसली कंपनी उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगी जिसका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी से जल्दी आता है। हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं हमने जो पैसा लगाया वो हमारा पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जनरली हम लोग अगर तीनों में, इन तीनों ही प्रोजेक्टों में सेम रेवेन्यू, हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और सेम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इन तीनों ही ऑप्शंस में, जो मैंने आपको इन तीनों बिजनेस ऑप्शंस बताए, अगर इन तीनों में लागत भी सेम आ रही है और कमाई भी सेम हो रही है, तो उस केस में मैं ये चाहूंगा कि मुझे जल्दी से जल्दी अपना पैसा मैंने जो लगाया वो मुझे मेरा निकल जाए, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आइए यहाँ पर इसको देखते हैं, इस टॉपिक का डिस्कशन और भी आगे बढ़ाते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने, जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं, हम लोग जैसा कि पहले से ही जानते हैं कि कोई भी बिजनेस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कि देखिए कोई भी बिजनेस जो स्टार्ट किया जाता है, वो बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? उस बिजनेस का मेन मोटिव होता है माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट अर्न करना। अनटिल अनलेस वो कोई गवर्नमेंट की कंपनी ना हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज जो भी प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे, या हम लोग अपना जो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना। ओके, प्रॉफिट अर्न करना। तो यहाँ ये जो प्रॉफिट होता है, ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये प्रॉफिट 3 फैक्टर्स के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। क्या क्या है वो तीनों फैक्टर्स? Those factors are, first of all,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज द टोटल कॉस्ट या टोटल इनपुट कॉस्ट, आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन करने की जो टोटल इनपुट कॉस्ट है, सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि उसमें आपने जो क्वालिटी कंट्रोल जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर जो आप सप्लाई चेन की जो एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर जो आप क्या कहते हैं बिजली का बिल जो आप दे रहे हो, या कहीं पे आपको LIC इंश्योरेंस भरना पड़ रहा है, कहीं पे आपको प्रीमियम भरना पड़ रहा है, कहीं आपको लोन जो आपने लिया था उसका EMI भरना पड़ रहा है। ये सब कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपका इस टोटल इनपुट कॉस्ट में आती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मतलब कि कोई भी एक यूनिट सामान जो है वो जब तक मतलब कंपनी में जो बना, कंपनी की जो जमीन खरीदाई, उसके बाद प्लांट बना, उसके बाद जो उसपे जो प्रोडक्शन हुआ, फिर जो क्वालिटी कंट्रोल का चेकअप हुआ, फिर जो क्या कहते हैं सप्लाई चेन का काम हुआ, वहां से वो जब एक दुकानदार तक आ गया है तो दुकानदार को देने तक जो क्या कहते हैं काम था वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब सेकेंड चीज आती है सेलिंग प्राइस और इसी को आप लोग एक दूसरी टर्मिनोलॉजी में अक्सर देखते हैं सेल्स कॉस्ट। तो हम लोग टोटल सेल्स कॉस्ट जब निकालेंगे तो पूरे बिजनेस का एनालिसिस हो पाएगा। ओके, और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑब्लिक सेल, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑब्लिक सेल। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन या सेल जो है ये इससे क्या फायदा हो रहा है? ये देखिए इन तीनों से हमें क्या फायदा हो रहा है। आप लोगों को फ्रेंड्स ये पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि भाई प्रॉफिट क्या होता है। बड़ी आसानी से आपको पता होगा, सेल्स प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। बचपन में आपने पढ़ा है ये चीज, ठीक है फ्रेंड्स, बचपन में आपने ये चीज पढ़ी हुई है। अब इसमें क्या है कि ये देखिए, ये आपका, अगर आप लेटर सपोज कोई सामान अगर आप 125 रुपए में बेचते हो और उसको बनाने में टोटल जो कॉस्ट आती है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपीज की आती है, तो प्रॉफिट आपका 25 रुपीज का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट आपका 25 रुपीज का हो गया। अब यहां पर ये चीजें जो हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये चीजें हम लोग बात कर रहे हैं पर यूनिट में। ओके, पर यूनिट की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेट अस सपोज यहां पर मैं आपको अगर ये बता दूं, यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि टोटल मैंने एक साल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे या कितने यूनिट मैंने सेल करी है, अगर मैं आपको ये बता दूं तो जा करके इससे आप बड़ी आसानी से ये पता लगा सकते हो कि मुझे उस एक टाइम पीरियड में जिस पे मैं फोकस कर रहा था, चाहे वो एक दिन का टाइम पीरियड हो, चाहे एक हफ्ते का हो, चाहे एक महीने का हो, चाहे एक साल का हो, चाहे 5 साल का हो, जो भी टाइम पीरियड में फोकस कर रहा था उस टाइम पीरियड में, जनरली तो देखिए 1 ईयर ही फोकस करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ जनरलाइज चीजें लेके नहीं चलता हूं क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में चीजें बदल जाती हैं। तो क्या कहते हैं, जो भी टाइम पीरियड हम लोग फोकस कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में हमने जितने यूनिट्स बेचे हैं उसका मल्टीप्लाई कर दे इस प्रॉफिट पर यूनिट से, तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाता है। ओके, तो टोटल प्रॉफिट अगर मुझे पता करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यही सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस
cost price per unit into quantity of production or sale. प्रोडक्शन और सेल। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसा कुछ आपको अगर पता चल जाए तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाता है। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस में हमेशा एक एजम्पशन, कुछ एजम्पशंस होते हैं, यहां पर हम लोग हमेशा कुछ एजम्पशंस लेकर के चलते हैं। जैसे कि सबसे पहला एजम्पशन तो होता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सेल। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, कंपनी जितना सामान बनाती है वो सारा का सारा बिक जाए जरूरी नहीं है। ठीक है, कई बार कुछ यूनिट्स हमारे पास बचे रह जाते हैं तो वो हमें एक अच्छा खासा लॉस देके जाते हैं। अगर मैं कोई सामान 100 रुपए का बेचता हूं और उसमें 20 रुपीज का मुझे प्रॉफिट होता है, मतलब कि 5 रुपए का बेचता हूं उसमें मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। ओके, अगर मैं कोई सामान 5 रुपए का बेच रहा हूं उसमें अगर 1 रुपए का प्रॉफिट होता है तो जब मैंने मान लिया मैंने 50 यूनिट बनाए, ठीक है ना, एक दिन में 50 यूनिट प्रोड्यूस किए। अब उस 50 यूनिट में से क्या हुआ, 40 यूनिट बिक गए। ओके, 40 यूनिट बिक गए तो उन 40 यूनिट के बिकने से मुझे जो प्रॉफिट हुआ, हर यूनिट पे मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट होता था, तो 40 यूनिट के बिकने से मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 रुपए का। लेकिन वो जो 10 यूनिट नहीं बिके, उनके ना बिकने से मुझे नुकसान कितने का हुआ। हर एक यूनिट का मेरा जो हर एक यूनिट को जो मैं बनाता था, जो मैं बेचता था, वो मैं 5 रुपए में बेचता था, तो और उसमें मुझे प्रॉफिट होता था 1 रुपए का। ओके, यानी मेरी इनपुट कॉस्ट क्या थी, इनपुट कॉस्ट थी 4 रुपए की। और 10 यूनिट जब नहीं बिके हैं तो यानी कि 40 रुपए का मुझे नुकसान हो गया। तो यानी कि 40 रुपए का, 40 यूनिट के बिकने से मुझे जो 40 रुपए का फायदा हुआ था, वो 10 यूनिट के ना बिकने से वही 40 रुपए का नुकसान हो गया। और मैं यहां तो मेरा क्या कहते हैं, कोई इस काम को दिन भर बैठ करके करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ कि मैंने सामान बनाया भी और बेचा भी तो भी मुझे दिन भर कोई फायदा ही नहीं हुआ। ओके फ्रेंड्स, मतलब अब यहां पर ये एग्जांपल के हिसाब से कोई ये एक ऐसी चीज हो जो कि तुरंत ही एक दिन में खराब हो जाती हो, जैसे अपना दूध होता है, एक दिन से ज्यादा आप मतलब उसे, या चलो मान लो 3 दिन से ज्यादा तो आप क्या ही स्टोर करोगे, ठीक है ना। दूध तो चलो मान लो फिर भी 3-4 दिन चल जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज तो आएगा अपने फुल कॉस्ट में और कल उसको उसकी 10% कॉस्ट में, जस्ट अगले दिन उसको कबाड़ी वाला भी उसको 10% कॉस्ट में भी नहीं खरीदेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसी कुछ चीजें होती हैं। तो आपको यहां से हमें एजम्पशन लेके चलते हैं हम लोग कि हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस में हमेशा ये एज्यूम करेंगे कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सेल। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कोई भी एक सिंगल कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो कि अनसोल्ड रह जाए, हर एक कंपोनेंट हमेशा बिक जाता है। ओके, एक और ये सबसे मेन एजम्पशन है यहां। चलिए फिर तब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और एजम्पशन, ये कुछ ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट जो है, जो हमारी सेलिंग प्राइस है और जो इनपुट कॉस्ट है या फिर जो फिक्स्ड कॉस्ट है चीजें, ये सब चीजें साल भर कांस्टेंट रहेंगी। जब तक हम लोग टाइम पीरियड एनालाइज करें तब तक ये कांस्टेंट रहेंगी। ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट, ये भी आपकी प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ साथ ये वेरी करती है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2-3 टर्मिनोलॉजीज ऐसी आ रही हैं जो कि अभी आपको पता नहीं चल रही होंगी कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ये सब आपको पता नहीं चल रही होगी। तो अभी हम लोग ये जो एजम्पशन वाला सेक्शन है उसको अभी यहाँ होल्ड करके रखते हैं। पहले मैं आपको सारा एक एक टर्मिनोलॉजी बता देता हूं, उसके बाद तब हम लोग एजम्पशन वाले सेक्शन पे पहुंचेंगे। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर ये जो एजम्पशन वाला सेक्शन था इसको अभी यहाँ पर छोड़ते हैं, बाद में आएंगे इसको देखेंगे। तो देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, आगे आप लोग देखिए हेडिंग डालिए कि हमने क्या देखा यहाँ पर। हमने देखा कि हमारा ये कॉस्ट ऑफ, ये ब्रेक एनालिसिस है जिसमें हमें नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट होता है। ये इसमें जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है, ये प्रॉफिट कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि पर यूनिट प्रॉफिट को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर दें क्वांटिटी के साथ तो टोटल प्रॉफिट हो जाता है। ओके, तो आइए फिर यहां पर ये जो टोटल ये जो तीन चीजें थी, इन तीनों का हम लोग थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि ये कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ये जो आ रही है, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ये जो आ रही है, ये आपकी कहां से, ये कौन सा नंबर है, ये है नंबर 2, ये नंबर 1 है, ये दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो यहां पर जो मैंने ये तीन चीजें लिखी थी 1 2 एंड 3, ये तीनों यहां पर कुछ इस तरीके से अरेंज करके रखी गई हैं। इन तीनों के यूज से हमें टोटल प्रॉफिट पता चलता है, और टोटल प्रॉफिट ही पता लगाना किसी भी कंपनी का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। अब आइए फ्रेंड्स यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को जरा देख लेते हैं जिनके इस्तेमाल से हम लोग अपने फाइनल गोल तक पहुंच पाएंगे। ओके, तो जल्दी से देखिएगा फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहले हम लोग इसी को वहां पर जो हमने पीछे जो लिखा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसे ही हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं। सबसे पहला एनालिसिस हम लोग इसी का कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। इसको अगर बेटर वे में समझना चाहें, वैसे तो बुक्स में जो टर्मिनोलॉजी दी हुई है वो यही दी हुई है, लेकिन अगर थोड़ा बेटर वे में समझना चाहें तो इसको हम लोग इनपुट कॉस्ट भी कह सकते हैं। ओके, इसे इनपुट कॉस्ट भी कहा जा सकता है कि इस बिजनेस को रन करने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, ये चीज कहलाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास दो तीन अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसीलिए इसे रिमेन्स फिक्स्ड और कांस्टेंट irrespective to the volume of production, irrespective to the volume of production. This cost does not changes, this cost does not changes with respect to change in production volume. Okay friends, प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंज होने के साथ साथ जैसे जैसे आप ज्यादा तो ज्यादा प्रोडक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे ये कॉस्ट बढ़ने या घटने वाली नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है, यहां ये एक लाइन लिख ही लीजिए, ये एक लाइन पूरी कर लेते हैं हम लोग। रिमेन्स फिक्स्ड और कांस्टेंट irrespective of वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन वॉल्यूम। ओके, जनरली होता क्या है फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि ये जो कॉस्ट है ये वो कॉस्ट होती है जो कि हम लोग एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल सेल स्टार्ट करने के पहले ही जो इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं वो कॉस्ट कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट डन बिफोर
इन्वेस्टमेंट डन बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन, कहीं पर आपने एक्चुअल प्रोडक्शन, पहला यूनिट प्रोड्यूस करने से पहले ही जो आपने खर्चा कर दिया है, या पहला यूनिट बेचने से पहले ही जो आपने खर्चा कर दिया है, वो खर्चा कहलाता है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे मान लीजिए आपने कोई मोबाइल बनाने वाली कोई फैक्ट्री लगाई है, तो उसके लिए आपने एक जमीन खरीदी, वहां पर पूरा फैक्ट्री का जो पूरा आउटलेट था वो खड़ा किया, उसके बाद फिर आपने वहां पर स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया, उसके बाद और सारी जो मशीनरी लेकर के आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब काम आपने किया है। तो अभी अभी तक ये इतना खर्चा आप कर चुके हो, करोड़ों रुपए का आप खर्चा कर चुके हो, लेकिन अभी तक एक भी यूनिट आपने ना ही प्रोड्यूस किया है, और जब प्रोड्यूस ही नहीं किया तो सेल कहां से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अब मान लिया कि आपने तो मोबाइल आप तो बनाने की आपने फैक्ट्री खोली थी, किसी आदमी ने वही मोबाइल बेचने की दुकान खोली, मोबाइल शॉप कोई खोल रहा है। तो आप देखते होगे अक्सर जो मोबाइल शॉप वगैरह रहती है एकदम चमचम चमकती हुई, एकदम मस्त तरीके से, बहुत अच्छा अच्छा वहां पर क्या कहते हैं ये लगा रहता है, फर्नीचर जो भी लगी रहती है चीजें, वो बहुत ही शानदार लगी रहती है, एकदम चमकदार, एकदम हाई फाई रोशनी रहती है। और जनरली ऐसी जगहों पर होते भी हैं जहां पर काफी मतलब पॉश एरिया होता है, ज्यादा ज्यादा पब्लिक आती हो तभी तो उनका बिक्री ज्यादा होगी। और उसके बाद फिर वो लोग क्या कहते हैं आपका इस टाइप से काफी ज्यादा स्टाफ भी रखते हैं मोबाइल की शॉप पे, मतलब 4-5 लड़के तो आपको हर जगह मिल ही जाएंगे, लड़के लड़कियां जो भी हैं वो मिल ही जाएंगे। अब वो लड़कियां मतलब थोड़ी और भी अच्छी हो तो थोड़ा उनका और भी अच्छा मतलब उनका सैलरी वगैरह रहता है। लड़के लड़कियां जो भी हों, जो भी तो जितने ज्यादा अच्छे होंगे उनकी सैलरी उतनी ज्यादा होगी। तो ये सब कॉस्ट जो है, ये सब काम जो है, स्टार्टिंग में आपने एक भी मोबाइल बेचने से पहले ये जो आपने मोबाइल शॉप के मेंटेनेंस, मोबाइल शॉप को क्या कहते हैं स्टैब्लिश करने में जो आपने खर्चा किया, वो खर्चा कहलाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो चाहे मैं मोबाइल बनाने वाली कंपनी के बारे में सोचूं, तो उसने प्रोडक्शन से पहले जो खर्चा किया वो है फिक्स्ड कॉस्ट, और ऐसे ही मोबाइल बेचने वाला जो शोरूम है उसके बारे में सोचूं, तो एक भी मोबाइल बेचने से पहले जो उसने खर्चा किया वो है फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, यहां पर बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ एनी सिंगल यूनिट लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑफ एनी सिंगल यूनिट, थोड़ी चीजें क्लियर रहती हैं हमेशा माइंड में। यानी कि ये जीरो प्रोडक्शन या जीरो सेल्स की बात हो रही है। अब यहां पर अगर एग्जांपल में देखें तो लैंड की कॉस्ट हो गई, लैंड चाहे आपने परचेज की हो, और या फिर उसका आप क्या कहते हैं रेंट दे, नहीं कहते हैं ये नहीं, रेंट तो चलो दूसरे में आएगा, ये कहते हैं रेंट, आप लैंड या बिल्डिंग जो कुछ भी है, अगर आपने डायरेक्ट बनी बनाई बिल्डिंग खरीदी है या फिर जमीन खरीद के उसके ऊपर बिल्डिंग बनवाई है, तो ये जो खर्चा है ये आपका एक फिक्स कॉस्ट में आता है। उसके बाद फिर आपने जो ये कुछ मशीनरी का जो सेटअप आपने यूज कर रहे हैं वो आपका एक फिक्स कॉस्ट में आता है। उसके बाद फिर आप देखें तो जो आप रेंट दे रहे हो, रेंट भी आपका फिक्स कॉस्ट में आता है। आप पहले ही बात कर चुके होते हो कि मुझे, हम लोग जो यहाँ पे बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं उसके लिए कितना रेंट लगेगा। ओके, या फिर जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं जो उनकी जो सैलरी है वो आप बिजनेस के पहले, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही लगा चुके होते हो। वो आप जब तक आप किसी एचआर मैनेजर को रिक्रूट नहीं करोगे तब तक वो किसी और को कैसे रिक्रूट करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्टिंग में तो 4-5 लोगों को आपको अपने साथ जोड़ना ही पड़ता है, कुछ पैसा स्टार्टिंग में ही देना पड़ता है, तो ये एक फिक्स कॉस्ट होता है। या आपने अपने बिजनेस का कुछ इंश्योरेंस करवाया तो वो भी एक फिक्स कॉस्ट में आता है। तो अगर फिक्स कॉस्ट का हम लोग अगर डायग्राम देखें, अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट का डायग्राम देखते हैं तो ये है फ्रेंड्स, लेट अस सपोज हमने मान लिया दिस वर्टिकल y axis represents fixed cost and this horizontal x axis represents quantity. Okay, then this straight line parallel to the quantity represents a fixed cost.
ठीक है फ्रेंड्स, ये फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है कि मैंने अगर जो बिल्डिंग खरीदी और उस बिल्डिंग को खरीद करके वहां पर, या जो बिल्डिंग मैंने किराए पे ली या खरीदी, चाहे जो कुछ भी, फिर वहां जो फर्नीचर वगैरह लगाया या फिर जो भी चीजें हैं, तो ये सब खर्चा, लेट अस सपोज मैंने मान लिया कोई एक, मैं ये क्या नाम है, मैं कोई ये मोबाइल का शोरूम खोलने वाला हूं, तो मुझे लग गए, और मैं क्या कहते हैं कुछ पीसेस भी खरीद के ले आया हूं अपने पास पहले से ही, तो ये मेरा खर्चा 5 लाख रुपए का मेरा खर्चा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा 5 लाख रुपए खर्चा हो गया, तो ये आपका क्या कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। अब मैं चाहे पहले दिन, अब मैं चाहे एक महीने में, चाहे मैं 10 यूनिट बेचता हूं, चाहे मैं एक महीने में 100 यूनिट बेचता हूं, चाहे एक महीने में 1 यूनिट बेचता हूं, ये तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट लग गई। ओके, ये इसका डायग्राम कुछ ऐसा आएगा। वहीं अब एक दूसरा पॉइंट आता है वेरिएबल कॉस्ट। यहां पर हमारे पास, हमारे सामने एक दूसरा पॉइंट आता है वेरिएबल कॉस्ट। क्या करना होता है इसमें, वेरिएबल कॉस्ट में हमें ये देखना होता है, हम लोग ये देखते हैं कि ये वो कॉस्ट होती है, ये वो कॉस्ट होती है जो कि चेंज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ, चेंज नहीं, इसको ऐसा लिख लीजिए, चेंज डायरेक्ट या चेंजेस डायरेक्टली with change in production volume. Okay, with change in production volume, ये कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे, अब मान लिया आपने अगर 10 यूनिट बेची, तो अगर एक यूनिट को आप अगर 5,000 रुपए का बेचते हो, एक मोबाइल को 5,000 रुपए का बेचते हो, तो 10 यूनिट बेचने पे आपने 50,000 रुपए कमा लिए, 20 यूनिट बेचने पे 1 लाख रुपए कमा लिए, 5,000 रुपए का एक यूनिट है तो 50 यूनिट बेचने पे 2.5 लाख रुपए कमा लिए, उसी 5,000 रुपए एक यूनिट के आपने कहते हैं क्या नाम है 100 यूनिट बेचे तो 5 लाख रुपए कमा लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्वांटिटी आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप ज्यादा कमाते भी जाओगे। ओके, ये तो है एक वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका कमाने में जो वेरिएबल था। लेकिन यहां पर बात क्या हो रही है, यहां पर इनपुट कॉस्ट की बात हो रही है। तो इनपुट कॉस्ट के अगर सेंस में अगर हम लोग देखें, तो इनपुट कॉस्ट में क्या होता है कि, इनपुट कॉस्ट में क्या होता है कि हम लोगों को हर महीने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, आपने एक बार 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके कोई किराना की दुकान या कोई मोबाइल की दुकान या फिर कोई क्या कहते हैं सर्विस सेंटर, बाइक का सर्विस सेंटर, ऐसा कुछ आपने खोल तो लिया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपको पर मंथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। आपको उस बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस, जो वहां पर जो क्या कहते हैं बिजली का बिल आ रहा है, ओके, या फिर जो आपको क्या कहते हैं वहां पर जो स्टाफ को जो आप सैलरी दे रहे हैं, या फिर जो आप क्या कहते हैं वहां पर अपने उस ऑर्गेनाइजेशन के एडवर्टीजमेंट के लिए जो खर्चा कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जो कि एवरी मंथ आपको करनी ही करनी है, चाहे आपके पास कमाई हो चाहे ना हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, चाहे कमाई हो चाहे ना हो, आपको खर्चा करना ही करना है, आपको बिजली का बिल देना ही देना है, मकान मालिक भी किराया लेके जाएगा ही, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने बोल दिया, आपने कोई अगर इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है अपनी दुकान की तो वो भी आपको जमा करनी ही पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए आप ये नहीं कह सकते हो कि सर इस महीने तो एक ही मोबाइल बिका है या 5 ही मोबाइल बिके तो मैं अभी इस महीने इंश्योरेंस पॉलिसी जमा नहीं करूंगा, वो आपको उस महीने करना ही पड़ेगा। जो स्टाफ आपके वहां काम कर रहा है उसे सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी। अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत प्रॉब्लम में हैं कि कैसे सरवाइव करें। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपके पास हमारा ये कहना है कि बहुत अच्छा मौका है ये, आप हमारा ये जो अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है इसको आप यूटिलाइज करें, क्योंकि इस साल
इस साल ऑफलाइन कोचिंगें नहीं चलने वाली हैं। अगस्त सितंबर अक्टूबर आ जाएगा ऑफलाइन कोचिंगों को स्टार्ट होते होते, और आपका गेट ईएससी का एग्जाम जनवरी में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉकडाउन हटते हटते अगस्त सितंबर अक्टूबर लग जाएगा। लॉकडाउन तो हट जाएगा थोड़ा पहले ही, लेकिन पे जहां तक मैंने सुना है वहां पे मुझे यही सुनाई दे रहा है कि कुछ ऐसी जगह हैं जैसे कि रेस्टोरेंट हो गए, स्कूल कॉलेज कोचिंग्स हो गए, ऑफलाइन कोचिंग्स हो गई, या फिर आपका क्या कहते हैं जिम हो गए, या फिर मल्टीप्लेक्स हो गए, थिएटर हो गए। यहाँ ये ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है, और या फिर जहां शादियों की जो वो है, क्या नाम है आपका, जहां शादियां होती हैं, मैरिज हाउस होते हैं, ऐसी जगहें जो हैं यहाँ पर क्या कहते हैं आपको, ये इन जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, ये 7-8 ऑर्गेनाइजेशंस पे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। और इंडिया में नॉर्मल लॉकडाउन हटने के बाद फिर 1-1.5 महीना 2 महीने तक एक्स्ट्रा इनके ऊपर रहेगा बाउंडेशन। तो अभी मई महीने तक तो ये जाएगा जाएगा कम से कम, क्या पता देखिए कहां तक जाए लॉकडाउन, हमें नहीं पता, जितना जल्दी जल्दी हटे उतना अच्छा है। लेकिन अभी आसार तो ऐसे नजर आ रहे हैं कि अभी और चलेगा, और वो जब तक लॉकडाउन चलेगा उसके बाद 1-2 महीने तक ये चीजें बंद रहेंगी। तो यहाँ पर कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही फेस कर रही हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर फेस कर रही हैं कि किराया भी देते रहे, स्टाफ को सैलरी भी देते रहे, और इनकम एकदम बंद हो गई तो करें क्या। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मकान मालिक तो किराया ले ही रहा है, ठीक है, अपील करी है किसी ने कि भाई अपील कर दो भाई किराया मत दो, लेकिन नहीं मान रहे हैं लोग, लोग किराया ले रहे हैं, तो बिजनेस बंद हो रहे हैं, कई जगहों पे बंद हो रहे हैं बहुत सारे। तो ये चीजें हैं जो कि इफेक्ट डालती हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यही हो गई वेरिएबल कॉस्ट, यही हो गई, ये वो कॉस्ट हो गई जिसके जो कि जैसे जैसे चेंज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम होता है उसके हिसाब से। अब देखिए क्या है कि आपने एक महीने में मान लिया कि आपने 10 मोबाइल बेचे, तो चेंज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, तो जैसे वाले आप हर महीने 10 मोबाइल आप बेचते हो, 10 आईफोन आप बेच लेते हो, मतलब 10 तो आईफोन नहीं रहते, उसमें 2-4 आपके कुछ और भी रहते हैं। तो क्या कहते हैं, आप अगर बेचते हैं 10 मोबाइल बेचते हैं, तो उससे आपको खर्चा आपका निकलता है। लेकिन उस 10 मोबाइल को बेचने के लिए आपको अपने स्टाफ को सैलरी और बाकी सब जो खर्चे करने पड़ते हैं वो अच्छे खासे करने पड़ जाते हैं, तो वो तो होते ही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर महीने आप जो 10 यूनिट जो आप बेचते हो उससे भी आपको ये वेरिएबल कॉस्ट का अंदाजा लग सकता है। मैं अगर ये कहूं, मैं टाइम के सेंस में बात ना करूं, मैं ये कहूं कि हर महीने में 10 मोबाइल बेचता था, और क्या कहते हैं, अब मुझे आप बताइए कि कहते हैं, और हर महीने मेरा जो ये जो मंथली इन्वेस्टमेंट जो होता था वो 50,000 रुपए का होता था। ओके, तो हर महीने में बेचता था कितना, 10 यूनिट्स पर मंथ। यहां पे एग्जांपल लिख ही देता हूं, चलिए 10 यूनिट्स पर मंथ में बेचता था, और मेरा जो एक्सपेंसेस थे, मेरे एक्सपेंसेस थे 50,000 रुपीज पर मंथ। तो मुझे आप बताइए कि जब तक मैंने 50 यूनिट बेची होंगी तब तक कितने का खर्चा हो गया होगा, कितना इन्वेस्टमेंट हो गया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, एक 10 यूनिट बेचता हूं एक महीने में, तो 50 यूनिट बेचूंगा 5 महीने में, तो एक महीने में मेरा खर्चा होता है 50,000 का, तो 5 महीने में हो जाएगा 2.5 लाख का। ये दोनों मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से 2.5 लाख आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर आपको कोई यूनिट दे दूं, कोई नंबर दे दूं कि 275 यूनिट्स बेचने तक कितना खर्चा हो जाएगा, तो वहां पे मुझे वो निकालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें कैसे आएंगी कि एक महीने में मेरा खर्चा होता है, मैं बेचता हूं 10 यूनिट, तो 275 यूनिट्स के लिए मुझे 27.5 मंथ्स लगेंगे, और 27.5 मंथ्स में जब हर एक मंथ में मेरा खर्च होता है 50,000 का, तो 27.5 मंथ में कितना खर्चा होगा, इस पर 50,000 से मल्टीप्लाई करो, मेरा आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये होती है वेरिएबल कॉस्ट, जो कि समय के साथ साथ ये बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम बना लीजिए। ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट,
और फ्रेंड्स ये है क्वांटिटी। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये पहला यूनिट से ही आपका ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा एग्जिस्टेंस में। पहला यूनिट जैसे बिका तुरंत ही आपका क्या कहते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट जिस दिन से आपने पहला यूनिट बेचा उसी दिन से तो फिर आपका ये माना जाता है नॉर्मली कि उसी दिन से तो आपकी एम्प्लॉयज को आप सैलरी ले देना शुरू करोगे। भाई जिस दिन दुकान का उद्घाटन करोगे तभी तो पहला यूनिट बेचोगे। तो पहला यूनिट तो तभी बिकेगा जब दुकान का उद्घाटन होगा। और किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी तभी से मानी जाएगी, हाँ भाई जिस दिन क्या कहते हैं दुकान का उद्घाटन हुआ उसके बाद ही आप एम्प्लॉय को सैलरी दोगे। तो ये चीजें वेरिएबल कॉस्ट में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से जैसे ही अब मान लीजिए पहले दिन ही किसी मतलब आपके 4-5 जानने वाले थे, अच्छे लोग थे, वो लोग आए और आपके मोबाइल 4-5 मोबाइल बिक गए आपके। उसके बाद फिर मामला ठंडा पड़ा हुआ है, आप बैठे रहते हैं ऐसे दिन दिन भर बैठे रहते हैं और फिर कुछ हफ्ते हफ्ते भर तक कुछ होता ही नहीं। फिर अचानक से मंथ एंडिंग जब आई या क्या कहते हैं अगले मंथ की जैसे स्टार्टिंग आई, तो कई लोग अचानक से एक ही हफ्ते में फिर से 4-5 लोग आ गए। ये तो चलती रहती चीजें। लेकिन भाई ये वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा आपकी आती रहेगी, चाहे इन्वेस्ट चाहे क्या कहते हैं सेल हो या ना हो। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए होता क्या है कि मैं अगर यही दोनों कॉस्ट जो हैं, इन दोनों कॉस्ट को अगर मैं जब मैं जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे मिलता है टोटल कॉस्ट। ओके, तो मुझे मिलता है टोटल कॉस्ट। ये क्या हो गया, टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है इसमें कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट आपको पहले से हो रखी इन्वेस्टमेंट और वेरिएबल कॉस्ट हर महीने एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा है। तो मैं अगर ये कहता हूं कि पर मंथ, जैसे मैंने जब बिजनेस शुरू किया था, लेट अस सपोज मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू करने से पहले ही मेरा 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया था और हर महीने मेरा 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और हो रहा है। तो मैं आपसे अगर ये कहूं कि 3 महीने के बाद, ठीक है ना फ्रेंड्स, 3 महीने के बाद मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया होगा, तो पहले से 5 लाख तो है ही मेरा इन्वेस्टमेंट और 50,000 का हर महीने मल्टीप्लाई करता जाऊं, 3 महीने से मल्टीप्लाई करूं तो 5 लाख प्लस 50,000 इंटू 3, तो ये हो गया 6.5 लाख। अगर मैं आपसे बोलूं 10 महीने बाद कितना इन्वेस्टमेंट हो गया होगा, तो 5 लाख तो पहले से फिक्स कॉस्ट है और 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 लाख फिर आ जाएगा। तो 5 लाख प्लस 5 लाख इक्वल टू आपका हो गया 10 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपका ये टोटल कॉस्ट ये आपका इस तरीके से आ जाता है। तो अब अगर मैं यहां पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टोटल कॉस्ट क्या है, व्हाट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का और क्वांटिटी का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ऐसे ही अगर वेरिएबल कॉस्ट और क्वांटिटी का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, तो अब अगर मैं ये कहता हूं कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ने से क्या आती है, टोटल कॉस्ट आती है। तो टोटल कॉस्ट का अगर मैं डायग्राम बनाऊं क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, टोटल कॉस्ट का अगर मैं डायग्राम बनाता हूं क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो वो डायग्राम कैसा बनेगा, इधर साइड में क्वांटिटी और इधर साइड में टोटल कॉस्ट। ओके, ये डायग्राम है
फिक्स्ड कॉस्ट का, ये वाला डायग्राम है वेरिएबल कॉस्ट का, तो टोटल कॉस्ट का क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट का डायग्राम हो जाएगा ये वाला। ओके फ्रेंड्स, ये टोटल कॉस्ट शुरू होगा वहां से जहां से फिक्स्ड कॉस्ट वाला पॉइंट था, स्टार्ट तो करेगा, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट वो है जहां से फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट हुआ था, और स्लोप क्या रहेगा, स्लोप रहेगा ये जो वेरिएबल कॉस्ट वाला स्लोप है, वही इसका टोटल कॉस्ट का स्लोप रहेगा। मतलब कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो है, ये एंगल अल्फा है अगर, तो स्लोप बराबर रहने का मतलब क्या, ये भी एंगल जो होगा ये एंगल अल्फा होगा। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे की पैरेलल चलेंगी और हॉरिजॉन्टल के साथ इन दोनों का एक ही एंगल होगा। ओके फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल के साथ इन दोनों का एक ही एंगल होगा। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग यहां पर ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं बिजनेस में किसी भी प्रॉफिट को रियलाइज करने के लिए, ये 1 2 3 थे। तो इस 3 सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा 1 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, अब हम लोग आ जाते हैं कहां पे, हम लोग आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है फ्रेंड्स, आपको पता है, आपको पहले से पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, आपको ये पता है। तो यहां से आप बता सकते हैं कि सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर मैं किसी सामान को 100 रुपए में बनाता था और उस पे पर यूनिट का प्रॉफिट 25 रुपए का होता है, तो मतलब कि मैं उसे 125 रुपए में 125 में बेचता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इसका मीनिंग। तो अब यहां से क्या होता है, ये तो चीजें हैं पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट, तो इसमें मैं जब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे मुझे टोटल सेल्स कॉस्ट मिलेगी, और टोटल सेल्स कॉस्ट जो होगी वो आपका टोटल, ये आपकी कॉस्ट प्राइस से क्या कहते हैं, ये मतलब इस तरह से मुझे जब मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल यूनिट्स का, तो मुझे ये टोटल सेल्स प्राइस, टोटल सेल्स कॉस्ट मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, टोटल सेल्स कॉस्ट अगर देखें अपने, टोटल सेल्स कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस पर यूनिट प्लस में प्रॉफिट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड या प्रोड्यूस्ड। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई टोटल सेल्स कॉस्ट। तो टोटल सेल्स कॉस्ट, अब आप यहां पे एक चीज तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, एक चीज तो आप देख रहे हो हमेशा कि सेल्स प्राइस हमेशा ही कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहेगा। ये तो होगा ना, किसी भी बिजनेस को अगर आपको सक्सेसफुली रन कराना है तो आपको सेल्स प्राइस हमेशा ज्यादा रखना होगा कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि जब सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तभी तो कुछ प्रॉफिट होगा आपको। ओके, तभी तो कुछ पॉजिटिव में आएगा प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट होगा। अदरवाइज तो ये हमेशा आपका, ये अगर सेल्स प्राइस ही कम हो गया कॉस्ट प्राइस से, तो फिर तो ये आप लॉस में चले जाएंगे, और कोई भी बिजनेस हम लोग लॉस के लिए करते नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेल्स कॉस्ट का जो हमारा जो डायग्राम आता है, जो ग्राफ बनता है सेल्स कॉस्ट का ग्राफ, ये कुछ ऐसा बनेगा। इसका जो एंगल होगा, इसका एंगल ये डिफरेंट होगा और ज्यादा होगा, किससे, डिफरेंट भी होगा और ज्यादा भी होगा, किससे, टोटल कॉस्ट के एंगल से। ठीक है फ्रेंड्स, स्लोप ऑफ, आप ऐसा कह सकते हैं, स्लोप ऑफ
sales cost will be always greater than slope of total cost। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ है। तो फ्रेंड्स हमेशा ये आपको यहां पर ये जो थीटा मिलेगा, स्लोप ऑफ सोशल, ये स्लोप ऑफ सेल्स कॉस्ट, ये हमेशा ग्रेटर मिलेगा स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यहां पे जैसे ही आपको ये फाइंडिंग्स हो गई, अब देखिए होगा क्या, यहां पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यही पॉइंट कहलाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, यही पॉइंट आपका कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपका, अब एक तरीके से आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने जितना लगाया होता है उतना ही कमाया होता है। ओके, तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या आ रहा है, टोटल कॉस्ट का मीनिंग होता है इन्वेस्टमेंट, हमारी जेब से कितना पैसा जा रहा है। और सेल्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सेल्स कॉस्ट का मतलब होता है अर्निंग, हमारी जेब में कितना पैसा आ रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, इसका मतलब उस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल अर्निंग एक बराबर हो, तो वही पॉइंट होगा आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमें ये अपना पॉइंट मिल गया, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर टोटल कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, वही पॉइंट कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। और इसको अगर आप और रियलाइज करना चाहते हैं तो हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, और कल फिर यहीं से आगे से इसी को हम लोग लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे इसका फॉर्मूला आता है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला कैसे आता है, और किस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट में एक दो और भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या हैं, और किस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट को के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं गेट में, ईएससी में बहुत इजी न्यूमेरिकल्स रहते हैं, सिंपल सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब चीज हम लोग देखेंगे कल। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो और आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो, तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये आपको ये इसके बेनिफिट्स और ये पूरा प्रोसीजर यहां पर दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोसीजर यहां पर दिया हुआ है, ये है सर्वेश 10, ये कोड है फ्रेंड्स। मेरा नाम है सर्वेश श्रीवास्तव, अगर आपको कोई भी ऐसी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज करके अपनी हेल्प आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, और कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।